नमस्ते। ददरा अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने व्याकरण का जो प्रथम भाग होता है वर्ण विचार, उस पर चर्चा पूरी कर लिया है। आज की कक्षा से हम लोग व्याकरण का जो द्वितीय भाग होता है शब्द विचार, उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग एक बार पुनः प्रारंभ से शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि व्याकरण वी धन आ धन करण से मिलकर बना है। व्याकरण किससे मिलकर बना है? तो व्याकरण वी धन आ धन करण से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है? वह होता है भली भांति समझना। यानी व्याकरण किससे मिलकर बना है? वी धन आ धन करण, यह संधि की क्रिया द्वारा बना हुआ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। हम लोग जानते हैं कि भाषा वाक्य से बनती है, वाक्य शब्द से बनते हैं और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। व्याकरण में भाषा के इन्हीं अंगों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण हमें जिस भाषिक व्यवस्था का ज्ञान कराता है उसके कितने स्तर होते हैं? तो उसके 4 स्तर होते हैं। यानी हम लोग जानते हैं कि भाषा किससे मिलकर बनी है? तो भाषा वाक्य से मिलकर बनी है। वाक्य किससे मिलकर बने होते हैं? तो वाक्य शब्द से मिलकर बने होते हैं। और शब्द किससे मिलकर बने होते हैं? तो शब्द वर्ण से मिलकर बने होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं उन्हें ही वर्ण कहते हैं। व्याकरण में हम लोग जो भाषा की भाषिक व्यवस्था होती है उसके विषय में अध्ययन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो भाषा का भाषिक स्तर होता है उसके 4 अंग होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण के 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं? हिंदी व्याकरण के 4 स्तर होते हैं। यह स्तर कौन कौन सा है? तो पहला है वर्ण विचार। पहला है वर्ण विचार। यानी हिंदी व्याकरण को हमें अच्छी तरह से समझना है, हिंदी व्याकरण को हमको अच्छी तरह से ग्राह्य करना है, तो हमको सबसे पहले वर्ण विचार पर चर्चा करनी चाहिए। अर्थात वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्ण का उच्चारण स्थान कैसा है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात वर्ण में परिवर्तन कब कब होता है। तो हम लोग इन सब की चर्चा वर्ण विचार में करते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोगों ने संधि पर भी चर्चा करा है। तो हम लोगों ने वर्ण विचार में अच्छी तरह से सभी टॉपिकों को देख लिया है। जो व्याकरण का द्वितीय स्तर होता है वह क्या होता है? वह होता है शब्द विचार। वह क्या होता है? वह होता है शब्द विचार। यानी हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने वर्ण विचार को अच्छी तरह से समझ लिया है, देख लिया है। और हिंदी व्याकरण का जो द्वितीय स्तर होता है या जो दूसरी व्यवस्था होती है वह होता है शब्द विचार। शब्द विचार में हम लोग शब्द के विषय में पढ़ते हैं। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द किस स्रोत से आए हैं, शब्द की रचना कैसे होती है और शब्द में परिवर्तन कैसा किस प्रकार से होता है, हम लोग इसके विषय में पढ़ेंगे। व्याकरण की जो तीसरी व्यवस्था होती है वह होता है पद विचार। पद विचार को रूप विचार भी कहा जाता है। पद विचार को क्या कहा जाता है? रूप विचार भी कहा जाता है। अर्थात हम लोग जब शब्द को वाक्यांश या वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसके रूप में कुछ परिवर्तन हो जाता है। अर्थात शब्द जब पद के रूप में परिवर्तित होता है तो उसकी चर्चा हम लोग पद विचार अथवा रूप विचार के अंतर्गत करते हैं।
और हिंदी व्याकरण की जो चौथी व्यवस्था होती है वह होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत हम लोग वाक्य निर्माण की विधि देखते हैं और वाक्य कितने प्रकार का होता है, वाक्य में परिवर्तन कैसे हो जाता है, याद इन सब बातों की चर्चा किया जाता है। तो हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में अभी किसका अध्ययन कर लिया है, तो हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अभी तक वर्ण विचार के विषय में चर्चा कर लिया है। आज की कक्षा से हम लोग जो हिंदी व्याकरण का द्वितीय भाग है या द्वितीय व्यवस्था है उसमें हम लोग शब्द विचार या शब्द व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। इसको शब्द विचार या शब्द व्यवस्था कुछ भी कहा जा सकता है, तो इसके विषय में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग अब शब्द विचार पर या शब्द व्यवस्था पर चर्चा कर लेते हैं। तो हम इसको हटा लेते हैं। आप लोग देख लीजिए कि व्याकरण वी धन आ धन करण से मिलकर बना है। वी और आ में स्वर संधि है और उसके बाद व्या बनता है, फिर करण इसमें मेल हो जाता है। तो व्याकरण वी धन आ धन करण से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। हिंदी व्याकरण के 4 स्तर होते हैं। वर्ण विचार है या वर्ण व्यवस्था कह लीजिए, शब्द विचार है या शब्द व्यवस्था, पद विचार या रूप विचार या पद व्यवस्था, और चौथा होता है वाक्य विचार अथवा वाक्य व्यवस्था। तो आइए हम लोग आज से शब्द विचार या शब्द व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ इसको हटा देते हैं और शब्द व्यवस्था या शब्द विचार में हम लोग किन किन बातों पर चर्चा करेंगे उसके विषय में एक जानकारी ले लिया जाता है। तो शब्द विचार या इसको लिख सकते हैं हम लोग शब्द व्यवस्था। शब्द विचार या शब्द व्यवस्था। शब्द विचार या शब्द व्यवस्था में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है उसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। तो शब्द विचार क्या है, तो शब्द विचार हिंदी व्याकरण का द्वितीय भाग है। हम लोग यदि व्याकरण को क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे तभी हम लोग वो व्याकरण में पारंगत हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ वर्ण विचार का में जानकारी ले लें, कुछ शब्द विचार में ले लें, कुछ पद विचार में ले लें और कुछ वाक्य विचार में जानकारी ले लें तो हम लोग व्याकरण में पारंगत हो पाएंगे। तो ऐसा कठिन है। हम लोगों को कोई भी व्याकरण का अध्ययन करना हो तो उसका अध्ययन हमको क्रमिक रूप से और धैर्य के साथ करना चाहिए, क्योंकि भाषाएं वर्षों की साधना का फल होता है। कोई भी भाषा होती है वह हमारे पूर्वज होते हैं, उनके कई करोड़ों लाखों वर्षों की साधना का फल है, तब भाषा आज हमें इस रूप में प्राप्त हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग 2 घंटे 4 घंटे पढ़ लें और हम लोग भाषा में पारंगत हो जाएंगे। भाषा को अध्ययन करने के लिए हमें सात्विक मन से और कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो शब्द विचार क्या है, शब्द विचार हिंदी व्याकरण का द्वितीय भाग है, जिसके अंतर्गत हमें क्या क्या अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, यानी हमें शब्द की परिभाषा के विषय में जानना चाहिए, जिसके अंतर्गत हमें शब्द की परिभाषा, शब्दों की उत्पत्ति, यानी शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके विषय में अध्ययन करना है। यानी हमको शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग शब्द की परिभाषा के विषय में अध्ययन करेंगे। शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, जैसे कि
यहाँ कोष्ठक में बाद में भी हम लोग अध्ययन कर लेंगे। शब्दों की उत्पत्ति यहाँ लिख ले, यानी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है अथवा आगत या विदेशज है। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का द्वितीय भाग है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, शब्दों की उत्पत्ति, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, शब्द की रचना यानी शब्दों की रचना, इसमें कौन कौन सा है, तो उसमें है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूपांतरण, यानी व्याकरणिक कोटियों से शब्द का रूपांतरण किस प्रकार से होता है, यानी विकारी है, विकारी शब्द इसमें चर्चा किए जाएंगे। उसके बाद है शब्द का प्रयोग, यानी शब्द प्रयोग कैसे कैसे होता है, या शब्द का प्रयोग किन किन रूपों में होता है, उसकी चर्चा करी जाएगी। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, अर्थात एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है या विलोम शब्द है, इसके आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसी प्रकार से अर्थ के आधार पर है, तो अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। पहला कौन कौन सा होता है, लक्ष्य के आधार पर, और दूसरा होता है अर्थ की विविधता के आधार पर। जो शब्दों का वर्गीकरण होता है वह दो प्रकार से होता है। पहला होता है लक्ष्य के आधार पर, और दूसरा होता है अर्थ की विविधता के आधार पर हम लोग शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, जिसकी चर्चा भी हम लोग विस्तृत रूप से आगे करेंगे। उसमें कोई भी संशय नहीं रहना चाहिए। आदि का वर्णन किया जाता है। तो ऐसी परिभाषाएं परीक्षा में नहीं पूछी जाती हैं। हम लोग इसको समझने के लिए एक ढर्रे पर इसको रख लिए हैं, यानी शब्द विचार या शब्द व्यवस्था क्या है। तो शब्द विचार हिंदी व्याकरण का द्वितीय भाग है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, यानी हम लोग शब्द किसको कहेंगे उसकी परिभाषा, शब्द की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। फिर है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी शब्द का स्रोत क्या है या शब्द का इतिहास क्या है, शब्द का उद्भव कैसे हुआ है, उसमें शब्दों की उत्पत्ति यानी शब्द हमें किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं उसके विषय में, यानी चार प्रकार से शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है वह है, यानी शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है अथवा आगत या विदेशज है। फिर है कि शब्दों की रचना, हमें मान लीजिए कुछ शब्द प्राप्त हुए तो हम उन प्राप्त शब्दों से और शब्द कैसे प्राप्त करते हैं, यानी उनकी रचना कैसे करते हैं, उसमें शब्दों की रचना द्वितीय भाग रहेगा, जिसमें संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है और भी कुछ तरीके हैं
जिसको हम लोग चर्चा करेंगे। फिर है शब्द रूपांतरण, अर्थात जो व्याकरणिक कोटियां, 8 व्याकरणिक कोटियां होती हैं, काल, लिंग, वचन, इस प्रकार से उसके आधार पर शब्द का रूपांतरण होता है, यानी उसके अंतर्गत हम लोग विकारी शब्द और अविकारी शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर है शब्द का प्रयोग, यानी शब्द का प्रयोग हम लोग सामान्य अर्थों में करते हैं या शब्द का प्रयोग हम लोग विशिष्ट अर्थों में करते हैं, उसके आधार पर हम लोग शब्द का वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, अर्थात शब्द जो अर्थ देते हैं उसके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, हम लोग उसके विषय में चर्चा करेंगे। फिर है कि अर्थ के आधार पर तो 2 प्रकार से होता है, एक लक्ष्य के आधार पर होता है और दूसरा होता है अर्थ की विविधता के आधार पर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग शब्द विचार या शब्द व्यवस्था को समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग अब इसको हटा देते हैं और सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, शब्द की परिभाषा देख लेते हैं। तो शब्द विचार में हम लोग सबसे पहले क्या देख लेते हैं, फिर हम लोग शब्द की परिभाषा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग शब्दों का वर्गीकरण विभिन्न आयामों के आधार पर देख लेंगे कि इस प्रकार से शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो हम लोग सबसे पहले शब्द की परिभाषा पर चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले शब्द के विषय में देख लेते हैं। शब्द की परिभाषा, शब्द की परिभाषा या शब्द किसे कहेंगे, तो शब्द की उत्पत्ति जो होती है वह शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द की उत्पत्ति जो होती है वह संस्कृत के श्रु धातु से शब्द की जो उत्पत्ति होती है वह संस्कृत के श्रु धातु से मानी जाती है। शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस धातु से मानी जाती है, श्रु धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ संस्कृत शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति संस्कृत, यहां लिख लिए भाषा, शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के संस्कृत भाषा के शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के यहां छोटा ऊ रहेगा, संस्कृत भाषा के श्रु धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ सुनना अथवा सुना गया होना होता है। शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के श्रु धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ सुनना अथवा सुना गया होना होता है। कुछ शब्दकोश में यह तो पहला पॉइंट हो गया। कुछ शब्दकोश में यानी कुछ डिक्शनरी में, कुछ शब्दकोश में
कुछ शब्दकोश में शब्द की उत्पत्ति, कुछ शब्दकोश में शब्द की उत्पत्ति, शब्द धातु। यहां पर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ शब्द है, यहाँ बिना हलंत के है, और यहाँ क्या है, जो शब्द धातु रहता है वह हलंत सहित होता है। शब्द धातु में कुछ शब्दकोश में शब्द की उत्पत्ति, शब्द धातु में घ प्रत्यय लगाने से कुछ शब्दकोश में शब्द की उत्पत्ति शब्द धातु में घ्र प्रत्यय लगाने से होना माना जाता है। यानी शब्द धातु है, इसमें घ प्रत्यय जो हिंदी में आके अ प्रत्यय हो जाता है, इससे क्या माना जाता है, शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। यानी शब्द की जो उत्पत्ति होती है वह संस्कृत भाषा के शुरू धातु से मानी जाती है। शुरू धातु का अर्थ सुनना अथवा सुना गया होना होता है। कुछ शब्दकोश यानी कुछ डिक्शनरियों में क्या होता है कि शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति शब्द धातु में घ प्रत्यय लगाने से होना माना, यहाँ उत्पत्ति से, चलिए उत्पत्ति व्युत्पत्ति में बहुत अंतर है, से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ बोलना माना जाता है, जिसका अर्थ बोलना होता है। कुछ शब्दकोश में शब्द की उत्पत्ति शब्द धातु में घ प्रत्यय लगाने से होना माना जाता है। यानी शब्द धन हिंदी में अप्रत्यय हो जाता है, यानी शब्द बनता है जिसका क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना। कुछ शब्दकोश में कुछ शब्दकोश में शब्द की व्युत्पत्ति, यहां भी व्युत्पत्ति, कुछ शब्दकोश में शब्द की व्युत्पत्ति सप धातु से, सप जिसका अर्थ होता है आक्रोश से। कुछ शब्दकोश में शब्द की भी उत्पत्ति सप धातु से होना माना जाता है। कुछ शब्दकोश में जो शब्द की व्युत्पत्ति है वह किससे माना जाता है, सप आक्रोशे धातु से माना जाता है। यानी सप का मतलब होता है आक्रोश। आक्रोश का मतलब क्या होता है कि बोलना या शब्द करना। कुछ शब्दकोश में शब्द की व्युत्पत्ति सप आक्रोशे धातु से होना माना जाता है। जिस प्रकार अप धन द बराबर अप धन द बराबर अब्द होता है, ठीक उसी प्रकार सप धन द बराबर
माना जाता है। यानी शब्द शब्द की परिभाषा क्या है कि शब्द शब्द की जो व्युत्पत्ति हम लोग पहले देख लें, संस्कृत भाषा के शुरू धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ सुनना अथवा सुना गया होना होता है। कुछ शब्दकोश यानी कुछ डिक्शनरी में शब्द शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है वह शब्द धातु में घ प्रत्यय लगाने से होता है। तो शब्द धन ए बराबर शब्द, जिसका अर्थ होता है बोलना। कुछ शब्दकोश में जो शब्द शब्द की व्युत्पत्ति होती है उसको सप धातु से माना जाता है। किस धातु से माना जाता है? सप धातु से माना जाता है। सप का मतलब होता है आक्रोश, आक्रोश से माने जो बोला जाता है। जिस प्रकार अप धन दय बराबर अब्द होता है, ठीक उसी प्रकार सप धन दय बराबर शब्द माना जाता है। सप का अर्थ क्या होता है? सप का अर्थ आक्रोश, अर्थात व्यक्तवाणी माना जाता है। उम्मीद है कि यह तीनों प्रकार से जो शब्द शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति हुई है उसको हम लोग देख लेते हैं। और है क्या? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रकाशित एक शब्दकोश है, हलायुध कोश उसका नाम है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रकाशित हलायुध कोश में शब्द की व्युत्पत्ति दोनों प्रकार से मानी गई है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा एक शब्दकोश या एक डिक्शनरी प्रकाशित किया गया है, जिसमें जो शब्द शब्द की व्युत्पत्ति है उसकी जो व्युत्पत्ति होती है वह दोनों यानी शब्द धातु में घ प्रत्यय लगाने से और सब आक्रोश से यानी दोनों रूपों से माना गया। किसमें? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रकाशित हलायुध कोश में। इस शब्दकोश में शब्द के 20 पर्याय दिए गए हैं। यानी हलायुध कोश में जो शब्द है उसका क्या हुआ है कि लगभग 20 अर्थ या 20 पर्याय दिए गए हैं। तो यह तो हो गई इसकी व्युत्पत्ति। अब हम लोग शब्द किसको कहेंगे? यह क्या हो गया? पारिभाषिक शब्दावली हो गया। पारिभाषिक शब्दावली हमें समझने में आसान होता है, हमको समझने के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम लोग शब्द कहेंगे किसे? तो हम लोग जानते हैं कि शब्द का अर्थ क्या होता है? ध्वनि होता है। शब्द का क्या अर्थ होता है? ध्वनि होता है। इस प्रकार शब्द जो होता है, शब्द का मतलब क्या होता है? ध्वनि करना होता है, अर्थात ध्वनि करना या बोलना। शब्द क्या होता है? ध्वनि करना होता है या बोलना होता है। इसमें शब्द के विषय में हमारे महर्षियों ने, हमारे विद्वानों ने भी कुछ परिभाषा दिया है।
उसके विषय में हम लोग आइए चर्चा कर लेते हैं। महर्षि महर्षि पतंजल के विषय में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है? तो महर्षि पतंजल ने शब्द को कर्णेंद्रिय से ग्राह्य, अर्थात उन्होंने क्या शब्द का जो लक्षण बताया वह क्या बताया है कि शब्द क्या होना चाहिए? वह कर्म इंद्रिय से ग्राह्य होना चाहिए, बुद्धिगम्य होना चाहिए, यानी वह हमारे बुद्धि को बढ़ाता हो या हमारे बुद्धि में वो समझ में आता हो, अर्थात उसका कोई अर्थ होता है। फिर है प्रयोग में स्फुरित तथा महर्षि पतंजलि ने शब्द को कर्णेंद्रिय से ग्राह्य, बुद्धिगम्य, प्रयोग में स्फुरित तथा आकाश व्यापी ध्वनि कहा है। तथा शब्द को महर्षि पतंजल ने क्या कहा है? तो महर्षि पतंजल ने शब्द को कर्णेंद्रिय से ग्राह्य, बुद्धिगम्य, प्रयोग से स्फुरित तथा आकाश व्यापी ध्वनि कहा है। महाराजा भोज के विषय में देख लेते हैं। महाराज भोज ने अपने ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश में क्या कहा है? श्रृंगार प्रकाश में कहा है, क्या कहा है? जिससे अर्थ की प्रतीति हो, वही शब्द है। वही क्या है? शब्द है। महाराज भोज ने अपने ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश में क्या कहा है कि जिससे अर्थ की प्रतीत हो वही शब्द है या उसे शब्द कहते हैं। भारतीय मनीषियों ने या भारतीय विद्वानों ने शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दिया गया है। शब्द को किसकी संज्ञा दिया गया है? तो शब्द ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, जो शब्द की महत्ता को और शब्द की व्यापकता को भी प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र है, उसी प्रकार से हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने शब्द की जो सत्ता है उसको किस प्रकार से माना है? उसको व्यापक रूप में माना है। उसको क्या माना है? उसको ब्रह्म की तरह ही व्यापक रूप में माना है। तो यह तो हो गया जो शब्द की व्युत्पत्ति है उसके विषय में। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि लगभग 6 प्रकार से हमारे महर्षियों ने जो शब्द के विषय में चर्चा करा है उसमें हम लोगों ने देखा। पहला क्या है कि शब्द की जो उत्पत्ति होती है वह संस्कृत भाषा के श्रुधाव से मानी गई है, जिसका अर्थ सुनना या सुना गया होना होता है। फिर है कि कुछ शब्दकोश में यानी कुछ डिक्शनरी है
आप लोग डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें कोई शब्द रहता है तो उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, उसका पर्याय क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका विलोम क्या होता है, वह किस प्रकार का शब्द है, उसके विषय में सब लोग दिया रहता है। तो कुछ डिक्शनरियों में शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है वह देखिए, यह शब्द में द में हलंत नहीं है, यहाँ हलंत है, यानी यह धातु है, शब्द धातु में घ प्रत्यय लगाने से हुआ है, यानी शब्द धन्य बराबर शब्द जिसका अर्थ बोलना होता है। जबकि कुछ शब्दकोश या कुछ डिक्शनरी में शब्द की व्युत्पत्ति सप धातु से यानी सप आक्रोश धातु से होना माना गया है। जिस प्रकार अब धन्य बराबर अब्द होता है, ठीक उसी प्रकार शब्द धन्य बराबर शब्द माना जाता है। सब का अर्थ आक्रोश अर्थात व्यक्तवाणी माना जाता है। फिर है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा एक डिक्शनरी हलायुध कोश प्रकाशित करी जाती है जिसमें शब्द की व्युत्पत्ति शब्द धातु और सब आक्रोश से धातु दोनों से मानी गई है। इस शब्दकोश में शब्द के 20 अर्थ या 20 पर्याय दिए गए हैं। फिर है महर्षि पतंजलि ने शब्द को कर्ण इंद्रिय से ग्राह्य यानी जो कानों को सुनने वाला हो, जो बुद्धिगम्य हो, हमारी बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जा सकता हो, जो प्रयोग में स्फुरित हो यानी जिसको प्रयोग करने से हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है, और आकाश व्यापी ध्वनि कहा गया है जो आकाश में विचरित होता है। फिर है महाराजा भोज ने अपने ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश में कहा है कि जिससे अर्थ की प्रतीत हो वही शब्द है, अर्थात जो कोई अर्थ को प्रकट करता हो वही शब्द है। फिर है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने शब्द को शब्द ब्रह्म की संज्ञा दी है। जिस प्रकार से ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, उसी प्रकार शब्द की सत्ता सर्वत्र है और सर्वव्यापी है। और हम लोग जानते हैं कि शब्द में वह ताकत होती है कि जो एक निर्जीव व्यक्ति को भी सजीव कर दे और जो किसी भी बड़े बड़े समस्या का हल करवा दे या बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ा कर दे। हम लोग महाभारत के विषय में जानते हैं कि द्रौपदी द्वारा कहे गए 2 शब्द, दुर्योधन को कहे गए 2 शब्द द्रौपदी द्वारा, उसी के कारण पूरे महाभारत का युद्ध हो गया। और हम लोग उसी महाभारत में एक प्रसंग ऐसा आता है कि जब अर्जुन युद्ध की इच्छा को त्याग देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा जब उन्हें शब्द के माध्यम से ही गीता का ज्ञान दिया जाता है तो वह युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं, अर्थात अपने कर्म को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो हम लोग शब्द के महत्व को इसी 2 प्रसंगों द्वारा समझ सकते हैं कि शब्द जो होता है वह कितने असरदार होते हैं, कितने व्यापक होते हैं। यह तो हो गया इसकी जो पौराणिक कह लीजिए या इसका जो पृष्ठभूमि वाला व्याख्या। अब हम लोग चूंकि व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं तो हम लोगों को इस व्याकरण की भी व्याख्या को देखना चाहिए। तो आइए हम लोग व्याकरण, इसको हम हटा देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग व्याकरण की दृष्टि से शब्द की परिभाषा को देख लेते हैं। यह क्या हो गया, शब्द की जो पृष्ठभूमि है, हम लोग शब्द को अच्छी तरह से समझ लें उसके विषय में है, क्योंकि यह एक कॉन्सेप्ट क्लास है, इसलिए हम लोग सीधे सीधे न किसी बात पे आके हम लोग इसको गहराई से अध्ययन करना चाह रहे हैं ताकि हमारा अध्ययन या हमारा जो अध्ययन कार्य रहे वह काफी बुद्धिगम्य रहे, ताकि हम लोग उसको अच्छी तरह से समझ पाए। तो व्याकरणिक दृष्टि से हम लोग शब्द की परिभाषा देख लेते हैं। वह क्या है, हम लोग चूंकि व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या है, व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से शब्द की परिभाषा क्या है, व्याकरण की दृष्टि से शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द भाषा की क्या है, लघुत्तम, शब्द भाषा की लघुत्तम
तथा अर्थवान इकाई है। शब्द भाषा की लघुतम तथा अर्थवान इकाई है। शब्द क्या है? शब्द किसी भाषा का जो सबसे छोटा अर्थवान, शब्द भाषा की लघुतम, एक में शब्द भाषा की लघुतम, शब्द भाषा की लघुतम तथा अर्थवान शब्द भाषा की लघुतम तथा अर्थवान इकाई। शब्द क्या है? शब्द भाषा का लघुतम तथा अर्थवान इकाई है। शब्द की रचना कैसे होती है? तो शब्द की रचना ध्वनियों, शब्द की रचना ध्वनियों अथवा वर्णों से होती है। शब्द की रचना किससे होती है? तो शब्द की रचना ध्वनि तथा वर्णों से होती है। शब्द की रचना किससे होती है? शब्द की रचना ध्वनि तथा वर्णों से होती है, जिसका कोई अर्थ होता है। शब्द की रचना किससे होती है? ध्वनियों अथवा वर्णों से होता है, जिसका कोई अर्थ होता है। एक अथवा एकाधिक ध्वनियों से, एक अथवा एकाधिक ध्वनियों से एकाधिक ध्वनियों से बनी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की लघुतम तथा अर्थवान इकाई है। शब्द की रचना ध्वनियों अथवा वर्णों से होती है, जिसका कोई अर्थ होता है। एक अथवा एकाधिक ध्वनियों से बनी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहा जाता है। जो स्वतंत्र अथवा वाक्य में प्रयोग होने पर एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है। शब्द क्या है? कि शब्द की रचना जो ध्वनि अथवा वर्णों से होती है, जिसका कोई अर्थ होता है। एक अथवा एकाधिक ध्वनियों से बनी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, जो स्वतंत्र अथवा वाक्य में प्रयोग होने पर एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है। कुछ शब्द सार्थक भी होते हैं
कुछ शब्द सार्थक होते हैं तो कुछ शब्द निरर्थक भी होते हैं। कुछ शब्द सार्थक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। तो अभी हमने देखा इसमें है कि एकाधिक ध्वनियों से बनी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। फिर हम यही आगे कह रहे हैं कि कुछ शब्द सार्थक होते हैं, कुछ शब्द निरर्थक होते हैं। तो फिर निरर्थक क्या हो गया, तो जो निरर्थक होते हैं लेकिन क्या होता है, जो वाक्य में प्रयोग होने पर क्या करते हैं, अर्थ को पूर्णता देते हैं। किसके अर्थ को पूर्णता देते हैं, तो सार्थक शब्द के अर्थ को पूर्णता देते हैं। यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। हम लोग अभी यही पढ़ रहे हैं कि एक अथवा एकाधिक ध्वनियों से बनी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। तो फिर हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि शब्द सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी होते हैं। तो ऐसा विरोधाभास क्यों है, तो निरर्थक शब्द स्वतंत्र रूप से तो कोई अर्थ नहीं देते हैं, लेकिन जब हम लोग निरर्थक शब्द का प्रयोग सार्थक शब्द के साथ करते हैं तो निरर्थक शब्द क्या करते हैं, सार्थक शब्द को पूर्णता प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है और हम लोग कहते हैं आइए चाय पी लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग उन्हें केवल चाय ऑफर कर रहे हैं, यानी उनको केवल हम लोग चाय पिलाना चाह रहे हैं। लेकिन यदि हम लोग कहें आइए चाय वाय पी लीजिए, तो उसके साथ क्या हुआ कि हम लोग उनको पानी भी पिलाएंगे, जलपान कराएंगे, चाय के साथ उनको नमकीन बिस्किट जो भी जहां पर चलता हो उस तरह से उनका खातिरदारी होगा। अर्थात चाय वाय कह देने से उसमें पानी, बिस्किट, नमकीन, अन्य चीजें भी आ जाती हैं। लेकिन चाय कहने से क्या होता है, केवल चाय आता है। जैसे फिर किसी से कह दीजिए कि आइए खाना खा लीजिए, उसका मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति को आप केवल खाना ऑफर करें, केवल खाने के लिए पूछ रहे हैं। और अगर कोई आपका मित्र है या कोई मेहमान है, आप कहिए आइए हमारे घर खाना वाना खाया जाए, तो इसका मतलब हुआ कि आप उसके साथ भोजन भी करेंगे, उसके साथ अन्य भी जो व्यवस्थाएं चल पाएंगी आप लोग उसको करेंगे। तो निरर्थक शब्द क्या होता है कि जो वाक्य में प्रयोग होने पर क्या होता है कि सार्थक शब्द को पूर्णता प्रदान करता है या उसको एक व्यापक अर्थ में प्रयोग में आता है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। तो आइए, अच्छा ये इसमें क्या हो गया, शब्द एक अक्षरी व बहुअक्षरी शब्द एक अक्षरी व बहुअक्षरी सभी प्रकार के होते हैं। उम्मीद है कि जो शब्द की व्याकरणिक व्यवस्था है, व्याकरणिक परिभाषा आप लोग समझ पा रहे होंगे। व्याकरण की दृष्टि से शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द भाषा की लघुतम तथा अर्थवान इकाई है। शब्द की रचना ध्वनि अथवा वर्णों से होती है, जिसका कोई अर्थ होता है एक अथवा एकाधिक ध्वनियों या वर्णों। हम लोग जानते हैं कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है या संशय में नहीं पढ़ना है। एकाधिक ध्वनियों से बनी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, जो स्वतंत्र अथवा वाक्य में प्रयोग होने पर एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है। कुछ शब्द सार्थक होते हैं तो कुछ शब्द निरर्थक होते हैं, जो वाक्य में प्रयोग होने पर अर्थ को पूर्णता देते हैं या व्यापकता देते हैं। शब्द एक अक्षरी व बहुअक्षरी सभी प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने शब्द के विषय में जो हमारे मनीषी या हमारे जो पूर्वज परिभाषा दिए हैं या जो कुछ शब्दकोशों में दिया गया है उसके विषय में देख लिए, हम लोग व्याकरण के विषय में देख लिए। आइए अब हम लोग
शब्द के गुण के विषय में देख लेते हैं। तो हम इसको हटा दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि शब्द के क्या क्या गुण होते हैं। हम लोग शब्द को जान लिए कि जो शब्द क्या होता है। तो शब्द जो होता है वह वर्णों के मेल से बनता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, उसको हम लोग शब्द कहते हैं। अब हम लोग शब्द के गुण के विषय में देख लेते हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी शब्द भाषा की सबसे छोटी शब्द भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र और क्या होती है सार्थ शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, इकाई होती है जिसका अपना कोई निश्चित अर्थ होता है। शब्द क्या होता है? शब्द भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई होती है जिसका अपना कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे शब्द क्या होता है? शब्द भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई होती है जिसका अपना कोई निश्चित अर्थ होता है। शब्द के मुख्यतः 3 गुण होते हैं। शब्द के मुख्यतः कितने गुण होते हैं? तो शब्द के मुख्यतः 3 गुण होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला गुण होता है सार्थकता। शब्द का जो पहला गुण होता है वह क्या होता है? सार्थकता। हम लोग लिख लेते हैं सार्थकता शब्द का सबसे मुख्य गुण होता है। सार्थकता क्या होता है? सार्थकता शब्द का सबसे मुख्य गुण या सबसे मूल गुण होता है। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है। सार्थकता शब्द का सबसे मुख्य या सबसे मुख्य या मूल लिख लीजिए थोड़े वाक्य। सार्थकता शब्द का सबसे मूल गुण होता है। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई
निश्चित अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कह दें, जैसे फूल, यह क्या होता है? यह होता है किसी पौधे का रंगीन व सुगंधित भाग। फूल से हम लोग क्या अर्थ निकालते हैं कि यह क्या होता है कि किसी पौधे का रंगीन व सुगंधित भाग होता है जो देखने में काफी सुंदर लगता है। हम लोग जब फूल कहेंगे तो उसका कुछ अर्थ निकलेगा, यानी सार्थकता शब्द का सबसे मूल गुण होता है। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे हम लोग अगर फूल कहें तो यह क्या होगा, हम लोग समझ जाएंगे। फूल नाम लेते ही हमारे दिमाग में, हमारे दृष्टि में क्या आएगा कि पौधे का सबसे जो सुंदर भाग होता है, जो रंगीन भाग होता है और जो सुगंधित भाग होता है, वही क्या होता है? फूल होता है। फिर है स्वतंत्रता। जो शब्द का दूसरा गुण होता है वह क्या होता है? स्वतंत्रता होता है। तो स्वतंत्रता शब्द का द्वितीय मूल गुण होता है। स्वतंत्रता शब्द का द्वितीय मूल गुण होता है। स्वतंत्रता शब्द का द्वितीय मूल गुण होता है। प्रत्येक शब्द स्वतंत्रता शब्द का द्वितीय मूल गुण होता है। प्रत्येक शब्द स्वतंत्र होता है जो प्रत्येक शब्द क्या होता है? स्वतंत्र होता है जो अकेले प्रयुक्त होकर भी या अकेले प्रयोग होकर भी, जो अकेले प्रयुक्त होकर भी अपना अर्थ स्पष्ट रखता है या स्पष्ट स्वतंत्रता क्या होता है? स्वतंत्रता शब्द का दूसरा या द्वितीय मूल गुण होता है। प्रत्येक शब्द स्वतंत्र होता है जो अकेले प्रयुक्त होकर भी क्या करता है? अपना अर्थ स्पष्ट रखता है या अपना अर्थ देने में समर्थ होता है। जैसे हम लोग कहें अग्नि, तो हम लोग अग्नि नाम ज्यों लेंगे तो हमारे सामने एक जलता हुआ आग का चित्र उभर आता है। फिर है आकाश, या कोई भी शब्द ले लें, हम लोग जब आकाश शब्द देखते हैं या आकाश शब्द नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे जेहन में आकाश की एक छवि बनती है। मान लीजिए हम लोग पुस्तक कह दें तो हमारे सामने एक पुस्तक का चित्र उभर आता है। यानी प्रत्येक शब्द क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तीसरा हो गया, शब्द के गुण क्या है? तो शब्द भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई होती है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। शब्द के मुख्यतः 3 गुण होते हैं। पहला गुण होता है सार्थकता, यानी कोई शब्द जो होता है वह उसका कोई अर्थ होता है। दूसरा होता है स्वतंत्र, यानी शब्द स्वतंत्र होते हैं, ऐसा नहीं है कि शब्द के साथ और कोई शब्द जोड़ेंगे तभी वो अर्थ देगा। फिर तीसरा होता है वर्ण अथवा वर्ण या वर्ण समूह। शब्द क्या होते हैं? शब्द या तो वर्ण होता है या वर्ण समूह होता है। यह शब्द का क्या हुआ? तीसरा गुण हो गया।
शब्द का निर्माण वर्ण अथवा वर्ण समूह दोनों से होता है। शब्द का निर्माण किससे होता है? तो शब्द का निर्माण वर्ण से भी होता है और वर्ण समूह से भी होता है। यानी शब्द एक अक्षरी व बहुअक्षरी सभी प्रकार के होते हैं। शब्द कैसे होते हैं? तो शब्द एक अक्षरी भी होते हैं और बहुअक्षरी होते हैं, सभी प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग आ कहें तो यह क्या है? एक वर्ण है, और या कहें एक अक्षर है तो यह एक अक्षरी शब्द हो गया। उसी प्रकार से है ए, यह भी क्या है? यह एक अक्षरी शब्द है और ये एक वर्ण है। उसी प्रकार से है न है, वह है, आदि क्या हुए? आदि एक अक्षरी जबकि शब्द का निर्माण वर्ण अथवा वर्ण समूह दोनों से होता है। शब्द एक अक्षरी व बहुअक्षरी सभी प्रकार के होते हैं। जैसे आ, ए, न, व, इस प्रकार के जो शब्द है वह एक अक्षरी है, जबकि आकाश, कमल आदि क्या है? आदि बहुअक्षरी शब्द हैं। आदि बहुअक्षरी शब्द हैं। तो यह क्या हो गया? यह हो गया शब्द के गुण। शब्द के 3 गुण होते हैं। पहला होता है सार्थकता, अर्थात शब्द सार्थक होते हैं, उसका कोई अर्थ होता है। फिर दूसरा होता है स्वतंत्रता, यानी शब्द स्वतंत्र होते हैं, वह स्वतंत्र रूप से भी रह करके अपना अर्थ देने में सक्षम होते हैं। तीसरा होता है वर्ण या वर्ण समूह। शब्द का जो तीसरा गुण होता है, शब्द वर्ण भी हो सकते हैं और वर्ण समूह दोनों भी हो सकते हैं। शब्द एक अक्षरी भी होते हैं और शब्द बहुअक्षरी भी होते हैं। तो हम लोगों ने इस प्रकार से देख लिया कि शब्द के कितने गुण होते हैं। तो शब्द के 3 गुण होते हैं। उम्मीद है अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा करा है आप लोग उसको समझ पा रहे होंगे। यदि आप लोगों को समझने में कोई संशय होता है तो आप इस कक्षा को 2 बार 3 बार देखिए और इसका एक बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए। ऐसे चीजें आप लोग स्वतः देखेंगे कि किसी पुस्तक में या किसी के वीडियो में मिलना काफी मुश्किल काम है। क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि कहीं पर कोई भी संशय न रह जाए। हम लोग पढ़ें, भले ही समय लगे, लेकिन हमारा अध्ययन कार्य क्या हो? पूर्ण रूप से सटीक रहे, स्वतंत्र रहे। तो यह हो गया शब्द के गुण। अब हम लोग आइए कि शब्द का जो शब्द की रचना कैसे होती है। तो हम इसको हटा देते हैं। हम लोग यदि इस कक्षा को कायदे से पढ़े रहेंगे तो आने वाली कक्षाएं हमारे लिए काफी आसान हो जाएंगी, काफी सरल हो जाएंगी। और यदि हम लोग सीधे सीधे तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, विलोम इन सब को पढ़ लेते हैं तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग इनका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्या इनका अध्ययन करने से हमें फायदा है। तो हम लोग केवल उसको रटने का प्रयास करते हैं। और मेरा यह प्रयास रहता है कि हम लोग चीजों को समझ लें। पहली बार में, 1 बार में, 2 बार में थोड़ा हमको बोरिंग लगेगा, लेकिन बाद में हम लोग जब इसका अध्ययन करेंगे तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा।
तो आइए हम लोग देख लेते हैं दूसरा बिंदु जो होता है शब्द के घटक। यह किस आधार पर है? यह है शब्द रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, यानी हम लोग अभी आगे देखेंगे तो हम लोगों को शब्द हम लोगों को ऐसे ही इकट्ठा नहीं मिल जाता है। हम लोग देखेंगे कि हमें शब्द कुछ कम प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम लोग उसकी रचना करके लाखों शब्दों का निर्माण कर लिए हैं। तो हम लोग पहले देख लें कि शब्द के घटक क्या होते हैं, यानी शब्द किस प्रकार से बनता है, उसके जो तत्व होते हैं, उसके जो घटक होते हैं वह कौन कौन से हैं। तो हम लोग देख लेते हैं शब्द के घटक क्या हैं। वे तथ्य अथवा भाग, वे तथ्य अथवा भाग जिनसे मिलकर शब्द का निर्माण होता है, वे तत्व अथवा भाग जिनसे मिलकर शब्द का निर्माण होता है, या कह सकते हैं एक शब्द बनता है। शब्द के घटक अथवा भाग कहे जाते हैं। वे तत्व अथवा भाग जिनसे मिलकर शब्द का निर्माण होता है, शब्द के घटक तत्व अथवा भाग कहे जाते हैं। व्याकरण में रचना के आधार पर शब्द के 4 घटक हैं। व्याकरण में रचना के आधार पर क्या है? व्याकरण में रचना के आधार पर शब्द के मुख्यतः कितने घटक हैं? 4 घटक हैं। पहला कौन सा है? पहला है, ये हम इसको लिख लेते हैं, मूल शब्द। पहला है मूल शब्द, यानी हम लोगों को जब किसी शब्द की रचना करनी होती है तो हमें क्या क्या होना चाहिए? तो पहला होता है मूल शब्द। इसको हम क्या लिख सकते हैं? शब्द रचना में मूल शब्द वह आधारभूत शब्द रचना में मूल शब्द वह आधारभूत शब्द होता है जिससे नए शब्द रचना में मूल शब्द वह आधारभूत शब्द होता है जिससे क्या होते हैं?
नए शब्द जिससे नए शब्द बनाए जाते हैं। शब्द रचना में पहला क्या है, व्याकरण में रचना के आधार के आधार पर शब्द के चार घटक कौन है। पहला मूल शब्द है। शब्द रचना में मूल शब्द वह आधारभूत शब्द होता है जिससे नए शब्द बनाए जाते हैं। मूल शब्द का अर्थ की दृष्टि से आगे विभाजन नहीं किया जा सकता है। यानी मूल शब्द का हम लोग आगे विभाजन करेंगे तो क्या होगा, वह अर्थ की दृष्टि से विभाजन नहीं हो पाएगा। मूल शब्द का अर्थ की दृष्टि से आगे विभाजन नहीं किया जा सकता है। मूल शब्द अपना अर्थ देने में सक्षम होते हैं। मूल शब्द क्या होते हैं कि अपना अर्थ देने में सक्षम होते हैं। जैसे मान लीजिए यहां लिख लेते हैं। जैसे ज्ञान शब्द है, ज्ञान क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। ज्ञान क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। अब इससे हम लोग ज्ञानी बना सकते हैं, ज्ञानवान बना सकते हैं। ज्ञान मूल शब्द है, यह अपना अर्थ स्वयं देने में सक्षम है। ज्ञान से हम लोग ज्ञानी बना सकते हैं, ज्ञानवान बना सकते हैं, ज्ञानवर्धक बना सकते हैं। यानी इससे हम लोग और भी शब्द बना सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि मूल शब्द ज्ञान है, यह अपना अर्थ देने में स्वयं सक्षम है। उसी प्रकार से कर्म है, यह हम क्या है, मूल शब्द है। इससे हम मिला करके सुकर्म बना सकते हैं, कुकर्म बना सकते हैं, सत्कर्म बना सकते हैं, कर्मशील शब्द बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द बनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि व्याकरण में रचना के आधार पर शब्द के चार घटक होते हैं, चार तत्व होते हैं या चार भाग होते हैं। पहला क्या होता है, मूल शब्द। शब्द रचने में मूल शब्द वह आधारभूत शब्द होता है जिससे नए शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी मूल शब्द से क्या होता है, नए शब्द बनाए जा सकते हैं। मूल शब्द क्या होता है, अर्थ की दृष्टि से यदि हम इनका और विभाजन कर दें, यानी हम इसको ज्ञा और नय में विभाजन कर दें तो क्या होगा, यह आगे अर्थ अपना नहीं दे पाएगा। यानी अलग अलग अर्थ तो दे सकता है, लेकिन यह क्या होगा, ज्ञान का अर्थ नहीं देगा। यानी इससे अधिक हम तोड़ देंगे तो यह ज्ञान वाला अर्थ समाप्त कर जाएगा। मूल शब्द अपना अर्थ देने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। दूसरा क्या हुआ, शब्द रचना के घटक, दूसरा क्या हो गया, मूल धातु। दूसरा क्या हो गया, मूल धातु। यानी शब्द रचना का जो पहला तत्व होता है या जो पहला घटक होता है वह होता है मूल शब्द, दूसरा होता है मूल धातु। शब्द रचना में
शब्द रचना में मूल धातु शब्द रचना में मूल धातु शब्द निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार है। शब्द रचना में मूल धातु शब्द निर्माण का क्या है? एक महत्वपूर्ण आधार है। जो क्रिया एवं उससे संबंधित शब्दों के निर्माण में सहायक होता है। शब्द रचना में मूल धातु शब्द निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो क्रिया एवं उससे संबंधित शब्दों के निर्माण में सहायक होता है। जैसे मूल धातु क्या है? पठ है। जैसे मूल धातु क्या है? पठ है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पढ़ना। इसका अर्थ होता है पढ़ना। लेकिन पठ धातु से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? तो पठ धातु से पाठ बन सकता है, पाठशाला बन सकता है, पाठक बन सकता है। यानी मूल धातु कौन सा है? पठ है। इसका अर्थ क्या होता है? पढ़ना होता है। इससे शब्द क्या बन सकता है? पाठ है, पाठशाला है, पाठक है और पाठ्यक्रम है। इस प्रकार के कई शब्द बन सकते हैं। उसी प्रकार से एक धातु है क्री धातु है। क्री धातु का मतलब होता है, अर्थ क्या होता है? करना। क्री धातु का अर्थ क्या होता है? करना होता है। जिससे क्या क्या बन सकता है? तो कर्ता बन सकता है, कर्म बन सकता है, करण बन सकता है, कारक बन सकता है और भी शब्द बन सकते हैं। यानी मूल धातु क्या होता है? तो हम लोग पहले मूल शब्द देख लिए। दूसरा है मूल धातु है। तो शब्द रचना में मूल धातु शब्द निर्माण का क्या है? एक महत्वपूर्ण आधार है, जो क्रिया एवं उससे संबंधित शब्दों के निर्माण में सहायक होता है। जैसे पठ धातु है, उसका अर्थ पढ़ना हुआ और इससे पाठ, पाठशाला, पाठक, पाठ्यक्रम आदि शब्द बने। उसी प्रकार से क्री धातु है, जिसका अर्थ करना हुआ, इससे कर्ता, कर्म, करण, कारक, कृति, ये सब शब्द बन जाते हैं। जो शब्द के घटक होते हैं, वह तीसरा घटक क्या होता है? तीसरा घटक होता है उपसर्ग। तीसरा घटक क्या होता है? तीसरा घटक होता है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है वह शब्दांश जो मूल धातु के शब्दांश क्या होता है? मूल धातु करें, सॉरी, मूल शब्द शब्दांश क्या होता है? उपसर्ग क्या होता है? कि वह शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है।
उपसर्ग कहा जाता है। वह शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व जुड़कर नए शब्द का या नवीन शब्द का रचना करता है या निर्माण करता है, उसको क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। जैसे मूल शब्द मान लीजिए कर्म है, मूल शब्द क्या है? कर्म है। इसमें हम लोग जब सु उपसर्ग जोड़ देते हैं तो यह क्या बन जाता है? सुकर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? सुकर्म बन जाता है। तो हम लोग जब आगे चर्चा करेंगे, चूंकि जगह कम है तो हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। चौथा जो होता है शब्द निर्माण का घटक, वह क्या होता है? वह होता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? वह शब्दांश जो मूल शब्द के पश्चात जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, प्रत्यय कहा जाता है। वह शब्दांश जो मूल शब्द के पश्चात जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पढ़ एक मूल शब्द है, इसमें हम लोग आई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? पढ़ाई। इसी प्रकार से बुरा शब्द है, यानी बुरा मूल शब्द है, इसमें आई प्रत्यय हम लोग लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? बुराई। उम्मीद है कि शब्द के जो घटक होते हैं या शब्द के जो तत्व होते हैं, किस आधार पर? रचना के आधार पर, उसके विषय में आप लोग समझ पा रहे होंगे कि वे तत्व अथवा भाग जिनसे मिलकर शब्द का निर्माण होता है, शब्द के घटक अथवा भाग कहे जाते हैं। व्याकरण में रचना के आधार पर शब्द के 4 घटक हैं। पहला होता है मूल शब्द, दूसरा होता है मूल धातु, तीसरा होता है उपसर्ग और चौथा होता है प्रत्यय। अब हम लोग आइए शब्द के भेद के विषय में पढ़ लेते हैं। यह तो हो गया, हम लोगों ने आज की कक्षा में शब्द की परिभाषा के विषय में देखा और शब्द के जो गुण होते हैं, शब्द के गुण के विषय में देखा और शब्द के घटक के विषय में देखा। अब हम लोग आइए शब्द के भेद के विषय में देख लेते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम इसको क्या करते हैं? यहां से हटा देते हैं। शब्द के भेद कितने प्रकार से होते हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग शब्द के भेद देख लेते हैं। शब्दों के भेद, शब्दों हो सकते हैं यहां नहीं दिखाई पड़ रहा हो थोड़ा। शब्द के भेद, हम लोग शब्द के भेद देख लेते हैं। तो शब्द के कितने भेद होते हैं?
तो शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है ध्वनि संबंधी भेद, शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ध्वनि संबंधी भेद और दूसरा होता है अर्थ संबंधी भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के दो भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है ध्वनि संबंधी भेद और दूसरा होता है अर्थ संबंधी भेद। तो हम लोग पहले ध्वनि संबंधी भेद को देख लेते हैं। पहला है ध्वनि संबंधी भेद। शब्द के भेद में हम लोग देख लेते हैं। शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है शब्द का ध्वनि संबंधी भेद और दूसरा होता है शब्द का अर्थ संबंधी भेद। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ध्वनि संबंधी भेद। तो ध्वनि की दृष्टि से ध्वनि की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। ध्वनि की दृष्टि से क्या होता है कि शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है ध्वनि की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा है? पहला है ध्वन्यात्मक शब्द। पहला होता है ध्वन्यात्मक शब्द और दूसरा होता है वर्णात्मक शब्द। पहला क्या होता है? ध्वन्यात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द क्या होता है कि किसी पदार्थ अथवा वस्तु की, पहला क्या होता है? ध्वन्यात्मक शब्द है। यह क्या होता है कि किसी पदार्थ अथवा वस्तु की वास्तविक अथवा कल्पित ध्वनि को किसी पदार्थ अथवा वस्तु की वास्तविक अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर, किसी पदार्थ अथवा वस्तु की वास्तविक अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर निर्मित किए गए शब्द ध्वन्यात्मक शब्द किसी पदार्थ अथवा वस्तु की वास्तविक अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर निर्मित किए गए शब्द ध्वन्यात्मक शब्द कहे जाते हैं। ऐसे शब्द न तो स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं और
न ही और न ही स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। पहला है ध्वनि संबंधी भेद कितने होते हैं? तो ध्वनि की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है ध्वन्यात्मक शब्द, किसी पदार्थ अथवा वस्तु की वास्तविक अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर निर्मित किए गए शब्द ध्वन्यात्मक शब्द कहे जाते हैं। ऐसे शब्द क्या होते हैं? न तो स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं और न ही स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखें तब लोग आप लोग समझ पाएंगे। जैसे साए साए, इससे साए साए की आवाज। साए साए हम लोग देखते हैं कि कहीं से कोई ऐसी आवाज होती है तो हम लोग कहते हैं कि साए साए की आवाज आ रही है, लेकिन हम लोग स्पष्ट रूप से सुनेंगे तो वह आवाज साए साए की आवाज नहीं होती है। हम लोग उसकी एक कल्पित ध्वनि मान लिए हैं कि ऐसी ध्वनि को हम लोग साए साए कहेंगे। उसी प्रकार से है बिजली की गड़गड़ाहट। जैसे बिजली की गड़गड़ाहट है, बिजली की जो ध्वनि होती है वह गड़गड़ाहट की तरह होती है, वह सीधे सीधे गड़गड़ाहट होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग जो वर्णात्मक ध्वनि होती है, जैसे हम लोग कमल बोलते हैं तो कमल सुनाई पड़ता है, लेकिन गड़गड़ाहट की ध्वनि होती है तो गड़गड़ाहट नहीं सुनाई पड़ता है। एक ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ती है जिसको हम लोगों ने मान लिया है कि यह ध्वनि क्या है? गड़गड़ाहट की ध्वनि है। वह गड़गड़ाहट नहीं सुनाई पड़ता है, यानी हम लोग गड़गड़ाहट उसको नहीं सुनते हैं, लेकिन उस ध्वनि को क्या मान लिया गया है? गड़गड़ाहट की ध्वनि मान ली गई। उसी प्रकार से है वायु की जो सरसराहट है, नदी का जो कलकल है वह कलकल नहीं करता है, बल्कि एक ऐसी ध्वनि करता है जिसको हम लोगों ने मान लिया है कि यह कलकल की ध्वनि है। उसी प्रकार से किसी झाड़ी का, किसी पेड़ पौधे का जो हवा चलती है तो एक ध्वनि आती है तो हम लोग कहते हैं कि यह सरसराहट की ध्वनि है। वह स्पष्ट रूप से सरसराहट के रूप में उच्चरित नहीं होता है, सुनाई नहीं पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप लोग ध्वन्यात्मक शब्द समझ पा रहे होंगे कि किसी पदार्थ अथवा वस्तु की वास्तविक अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया। यानी साए साए की आवाज जो होती है वह सन्नाटे की आवाज होती है, वह इसका एक कल्पना मान लिया गया है कि यह जो ध्वनि होती है यह साए साए की ध्वनि है, न कि वह साए साए सुनाई पड़ता है। उसी प्रकार जो बिजली की गड़गड़ाहट होती है, हम लोगों ने उसको कल्पना कर लिया कि यह गड़गड़ाहट की ध्वनि है, वह गड़गड़ाहट नहीं बोलता है। उसी प्रकार हवा की सरसराहट है और नदियों का कलकल है, तो वह कलकल नहीं सुनाई पड़ता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि इसकी जो ध्वनि है वह क्या है? कलकल की ध्वनि। दूसरा क्या होता है? दूसरी जो ध्वनि होती है वह होता है वर्णात्मक ध्वनि। ध्वनि के आधार पर जो शब्द का पहला भेद होता है वह होता है ध्वन्यात्मक शब्द, और ध्वनि के आधार पर शब्द का जो दूसरा भाग होता है वह होता है वर्णात्मक भाग। इसको क्या है? जो शब्द पृथक पृथक वर्णों से पृथक पृथक रूप में स्पष्ट रूप से जो शब्द पृथक पृथक वर्णों से पृथक पृथक रूप में स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं
वर्णात्मक शब्द नहीं, ध्वनि नहीं, वर्णात्मक शब्द है। जो शब्द पृथक पृथक वर्णों से पृथक पृथक रूप में स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं वर्णात्मक शब्द कहे जाते हैं। जो शब्द पृथक पृथक वर्णों से, यानी पृथक पृथक ध्वनि कह लीजिए, वर्ण कह लीजिए, स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं वर्णात्मक शब्द कहे जाते हैं। वर्णात्मक शब्दों में वर्णात्मक शब्दों में भी वर्णात्मक शब्दों में भी वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों को वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों को महत्व दिया जाता है जो 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 शब्द सार्थक होते हैं। वर्णात्मक शब्द क्या कौन से होते हैं? तो जो शब्द पृथक पृथक वर्णों से पृथक पृथक रूप में स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं वर्णात्मक शब्द कहे जाते हैं। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों को महत्व दिया जाता है जो सार्थक है, जिनका अर्थ स्पष्ट है, जिनका अर्थ स्पष्ट और निश्चित होता है। जिनका अर्थ क्या होता है? स्पष्ट और निश्चित होता है। जैसे कलम, कमल, इस प्रकार से। यानी वर्णात्मक शब्द कौन है? जो शब्द पृथक पृथक वर्णों से पृथक पृथक रूप में स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं वर्णात्मक शब्द कहे जाते हैं। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों को महत्व दिया जाता है जो शब्द सार्थक होते हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट और निश्चित होता है। जैसे कलम है और कमल है, यह क्या है? यह वर्णात्मक शब्द है। इनका अर्थ क्या है? स्पष्ट है और निश्चित है। कमल है, कलम है, इस सार्थक है। जबकि मान लीजिए वर्णात्मक शब्दों में ही लकम है, मकल है आदि शब्द क्या है? यह वर्णात्मक शब्द हैं, लेकिन क्या है? इनका अर्थ स्पष्ट और निश्चित नहीं है, इसलिए इनको भी क्या किया जाता है? वर्णात्मक शब्द में स्थान नहीं दिया जाता है। ऐसे शब्द क्या होते हैं? निरर्थक माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इनका अर्थ अस्पष्ट है और अनिश्चित है। व्याकरण में हम लोग जानते हैं, तो व्याकरण किसका होता है? या फिर लिख लीजिए नोट में, व्याकरण में केवल सार्थक वर्णात्मक शब्दों पर व्याकरण में केवल सार्थक वर्णात्मक शब्दों की चर्चा की जाती है। यानी व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्द जो होते हैं उनका कोई भी चर्चा नहीं किया जाता। यानी साय साय की जो आवाज आती है वह हमें स्पष्ट रूप से नहीं पता चलता है कि कौन सी ध्वनि आती है, लेकिन हम लोग उसको मान लेते हैं, उसकी कल्पना कर लेते हैं कि यह ध्वनि साय साय है। उसी प्रकार से
बिजली की गड़गड़ाहट होती है तो वह गड़गड़ाहट के रूप में नहीं सुनाई पड़ती है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि यह बिजली की गड़गड़ाहट है, हम लोग उसकी एक कल्पना कर लेते हैं। फिर है यानी शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है ध्वनि संबंधी भेद, जिसमें ध्वनि संबंधी भेद में दूसरा होता है अर्थ संबंधी भेद में। ध्वनि संबंधी भेद भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ध्वन्यात्मक शब्द और दूसरा होता है वर्णात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द में क्या होता है कि किसी वस्तु की या किसी पदार्थ की काल्पनिक या वास्तविक ध्वनि को हम लोग कल्पना मान लेते हैं और उसके आधार पर शब्द निर्माण करते हैं। वर्णात्मक शब्द में क्या होता है कि जो शब्द पृथक पृथक वर्णों से पृथक पृथक ध्वनियों के रूप में सुनाई देते हैं वर्णात्मक शब्द कहते हैं। और वर्णात्मक शब्दों में केवल उन्हीं शब्दों का महत्व दिया जाता है जो शब्द सार्थक होते हैं, जिनका अर्थ क्या होता है, स्पष्ट और निश्चित होता है। निरर्थक शब्द अर्थात जिनका अर्थ अस्पष्ट और अनिश्चित होता है, उनको व्याकरण में कोई स्थान नहीं दिया गया है। आइए अब हम लोग अर्थ संबंधी भेद को देख लेते हैं। तो हम यहां से इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। हम लोग शब्द भेद पर चर्चा कर रहे हैं। आइए हम लोग शब्द के भेद के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ध्वनि संबंधी शब्द का भेद देख लिया, कौन कौन से हैं, तो ध्वन्यात्मक शब्द है और वर्णात्मक शब्द है। अब हम लोग ध्वनि संबंधी भेद पे देख लेते हैं। तो ध्वनि संबंधी भेद में शब्द कितने प्रकार दूसरा होता है अर्थ संबंधी भेद, यहाँ बी। अर्थ संबंधी भेद, इसको लिख लेते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर क्या होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द, पहला होता है सार्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिसका कोई स्पष्ट व निश्चित अर्थ होता है। सार्थक शब्द कहे जाते हैं। ऐसे शब्द जिसका कोई स्पष्ट व निश्चित अर्थ होता है सार्थक शब्द कहे जाते हैं। सार्थक शब्दों का कोषगत सार्थक शब्दों का क्या होता है कि कोषगत अर्थ
उपलब्ध होता है। सार्थक शब्द क्या है कि ऐसे शब्द जिसका कोई स्पष्ट व निश्चित अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहे जाते हैं। सार्थक शब्दों का क्या होता है, कोशगत, यानी सार्थक शब्दों का डिक्शनरी में कोई न कोई अर्थ उपलब्ध होता है। सार्थक शब्दों में भाव व सार्थक शब्दों में भाव व सार्थक शब्दों में भाव व विचार की एक निश्चित प्रतिमा छिपी रहती है। सार्थक शब्दों में भाव व विचार की एक निश्चित प्रतिमा छिपी रहती है। सार्थक शब्दों के उच्चारण मात्र से ही सार्थक शब्दों के उच्चारण मात्र से ही एक भाव, सार्थक शब्दों के उच्चारण मात्र से ही एक भाव, एक छवि, एक विचार, सार्थक शब्दों के उच्चारण मात्र से ही एक भाव, एक छवि, एक विचार लक्षित होने लगता है। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिसका कोई स्पष्ट व निश्चित अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहे जाते हैं। सार्थक शब्दों का कोशगत अर्थ उपलब्ध होता है, अर्थात डिक्शनरी में इनका कोई न कोई अर्थ दिया गया रहता है। सार्थक शब्दों में भाव व विचार की एक निश्चित प्रतिमा छिपी रहती है। यानी हम लोग सार्थक शब्द का जब नाम लेंगे तो एक भाव, एक विचार की मूर्ति समझ लीजिए हमारे सामने स्पष्ट होने लगता है। सार्थक शब्दों के उच्चारण मात्र से ही एक भाव, एक छवि, एक विचार हमारे सामने क्या होने लगता है, लक्षित होने लगता है। जैसे हम लोग कहें फल, जैसे एक सार्थक शब्द है फल। फल कहने से ही हम जिस संदर्भ में इसको देखेंगे, अगर हम लोग इसको भौतिक फल के रूप में देखेंगे तो हमारे सामने सेव, अंगूर, संतरा या विभिन्न प्रकार के फलों की छवि दिखाई पड़ने लगेगी। यदि हम लोग किसी परीक्षा का फल देखेंगे तो हम लोग उसको रिजल्ट के रूप में देखेंगे, या कोई कार्य कर रहे हैं उसके फल के संदर्भ में यदि हम इसकी चर्चा करेंगे तो हम लोगों को उसका परिणाम दिखाई पड़ने लगेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए हम लोग सुख का नाम ले लेते हैं तो हमारे सामने एक सुखी जीवन की छवि उपलब्ध होने लगती है। उसी प्रकार एक सार्थक शब्द है आनंद। हम लोग आनंद शब्द जब लेते हैं तो हमारे सामने उसकी एक भाव, एक छवि, एक विचार लक्षित होने लगता है कि आनंद इस प्रकार का कहा जाता है। दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। पहला कौन सा है, सार्थक शब्द है, और दूसरा कौन सा है, निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्द कौन है, तो ऐसा शब्द जिनका कोई स्पष्ट व निश्चित अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहे जाते हैं। और निरर्थक शब्द कौन सा होता है, तो ऐसे शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ न हो। ऐसे शब्द जिसका कोई निश्चित व स्पष्ट अर्थ न उपलब्ध हो,
निरर्थक शब्द कहे जाते हैं। निरर्थक शब्द कहे जाते हैं। निरर्थक शब्दों का निरर्थक शब्दों का निरर्थक शब्दों का कोशगत अर्थ उपलब्ध नहीं होता है, यानी इनका डिक्शनरी में कोई अर्थ नहीं दिया रहता। निरर्थक शब्दों का कोशगत अर्थ उपलब्ध नहीं होता है। निरर्थक शब्द वाक्य में प्रयोग होकर निरर्थक शब्द वाक्य में प्रयोग होकर क्या करते हैं? सार्थक शब्द को व्यापकता और पूर्णता प्रदान करते हैं। निरर्थक शब्द की आवश्यकता क्या है? तो निरर्थक शब्दों का प्रयोग हम लोग जब वाक्य में करते हैं तो यह क्या करते हैं? यह सार्थक शब्दों को व्यापकता प्रदान करते हैं, पूर्णता प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी से कहा जाए कि आइए रोटी वोटी खा लीजिए, तो यदि हम किसी को कहें कि आइए रोटी खा लीजिए तो इसका मतलब हुआ कि हम उसे केवल रोटी खाने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन यदि किसी से कहा जाए कि आइए रोटी वोटी खा लीजिए तो इसका मतलब हुआ कि हम उसके लिए पूर्ण रूप से भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी प्रकार से है जैसे अगल बगल। तो अगल हम लोग जानते हैं कि कोई भी सार्थक शब्द नहीं होता है, लेकिन हम लोग जब कहें कि हमारे अगल बगल कोई है तो इसका मतलब हुआ कि हमारे चारों ओर, यानी हमारे पूर्णतः चारों ओर कोई न कोई है। तो हम लोग देख लिए शब्द का जो भेद होता है, तो शब्द का भेद दो प्रकार से होता है। पहला होता है ध्वनि संबंधी भेद, दूसरा होता है अर्थ संबंधी भेद। ध्वनि संबंधी भेद में शब्द दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है ध्वन्यात्मक शब्द और दूसरा होता है वर्णात्मक शब्द। अर्थ संबंधी भेद में अर्थ की दृष्टि से भी शब्दों के भेद दो भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिसका कोई स्पष्ट व निश्चित अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहे जाते हैं। वहीं निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं कि ऐसे शब्द जिसका कोई निश्चित व स्पष्ट अर्थ न उपलब्ध हो, निरर्थक शब्द कहे जाते हैं। लेकिन निरर्थक शब्दों की जो प्रासंगिकता होती है वह भाषा में आज भी स्पष्ट रूप से बनी हुई है। व्याकरण में हम लोग केवल सार्थक शब्दों की ही चर्चा करते हैं, निरर्थक शब्दों का कोई व्याकरण नहीं होता है। फिर भी यह सार्थक शब्दों के तरह सार्थक शब्दों के साथ साय की तरह लगे रहते हैं। और एक बात यह भी आप लोग स्पष्ट जान लीजिए कि किसी भाषा में यदि कोई सार्थक शब्द है तो जरूरी नहीं है कि अन्य भाषाओं में भी वह सार्थक रूप में हो सकता है दूसरी भाषा में उसका कोई निश्चित अर्थ न उपलब्ध हो, कोशगत अर्थ न हो, तो वह निरर्थक हो जाएगा। या उसी प्रकार से यदि कोई निरर्थक शब्द एक भाषा में है तो जाहिर सी बात है कि वह दूसरी भाषा में सार्थक हो सकता है। तो चूंकि इसके बाद हम लोग हिंदी शब्दों का जो वर्गीकरण है भिन्न भिन्न आयामों में उस पर चर्चा करेंगे। तो क्योंकि यह वीडियो काफी लंबी हो जा रही है तो इस कक्षा को हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। आगे की कक्षा में हम लोग हिंदी शब्दों का जो भिन्न भिन्न आयामों में वर्गीकरण है उसके विषय में चर्चा करेंगे। मैं पुनः कह रहा हूं कि यह कॉन्सेप्ट क्लास की चर्चा कॉन्सेप्ट क्लास की
कक्षाएं हैं यह थोड़ी लंबी होंगी, लेकिन उम्मीद है कि जहां तक मैंने आज हम लोगों ने चर्चा करा है, ऐसा चर्चा आप किसी पुस्तक में, आप किसी वीडियो में बहुत मुश्किल से ही पाएंगे। यदि आप लोग इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग व्याकरण में अच्छे पारंगत हो जाएंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।